हाय एवरीबॉडी। आज का आर्टिकल है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर। और इसमें एक्चुअली ऑथर ने क्रिटिसाइज़ किया है गवर्नमेंट को कि कैसे फॉरेक्स को यूज़ करके जो हम एक नया डीएफआई बनाने जा रहे हैं तो वो इंडिया के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो आर्टिकल में जितने भी कीवर्ड्स हैं, सबसे पहला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हम उसको समझेंगे कि ये क्या है, इंडिया ने अब तक कितनी पॉलिसीज़ रिलीज़ कर दी है पहले पास्ट में, इसका फॉरेक्स से क्या रिलेशन है और इसको फिनांस से कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों तीनों चीज़ों को हम समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ आज की। तो ये मिंट न्यूज़पेपर में आपको आज मिलेगी। सो आप देख सकते हो कि टाइटल वही है इसका। और यहाँ पे आप देखो तो डेवलपमेंट फिनांस इंस्टीट्यूशन, ये क्या है ये भी मैं समझाऊंगा बाद में। और उसके बाद ये फॉरेस्ट रिजर्व को यूज़ करके कुछ करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है वो भी हम देखेंगे। और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है बाद में। फर्दर इस पर बात की गई है कि एक नया टेक्नोलॉजी फंड स्टार्ट किया जाएगा जो कि आईटी कंपनीज जो स्टार्टअप्स हैं उनको काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, सो हम आते हैं अब मेन हमारे कंटेंट पे। तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जो पास्ट में इशू हो चुकी हैं इंडिया में। सबसे पहला 1948 में था। इसको हम सबको नहीं देखेंगे क्योंकि ये अगेन एक नया नया टॉपिक हो जाएगा और ये काफ़ी टाइम लेगा अभी। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी की मीनिंग क्या है। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे कि 1948 के पॉलिसी में क्या था, 1956 के पॉलिसी में क्या था, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि 1991 में क्या हुआ। ठीक है, सो सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, या जो हम बोल सकते हैं कोई भी कंट्री अपने लिए खुद के लिए कोई एम्बिशन सेट करती है कि हमें फर्दर 10 ईयर्स 20 ईयर्स में इकोनॉमी को कहाँ लेके जाना है। और वहाँ तक जाने के लिए जैसे जैसे अभी आपने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में देखा होगा कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं। तो वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, उसके लिए बहुत सारे हमें पॉलिसी में चेंजेस करने होंगे। हमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना होगा सो दैट वो बिज़नेस अपना अच्छे से कर पाए, राइट। तो ये जो पूरा विज़न होता है, इसकी एक स्टेटमेंट होती है, उसी को हम बोलते हैं पॉलिसी स्टेटमेंट, राइट। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बेसिकली क्या होगा कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसी होगी, मतलब लोगों को नौकरियां कैसे मिलेगी। अब वो नौकरी कैसे मिलेगी, जब बिजनेसेस बनेंगे नए नए तभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, राइट। सो सबसे पहला काम इसमें यह है कि आपको पॉलिसी ऐसे बनानी है सो दैट वो बिज़नेस के लिए फेवरेबल हो। सबसे पहला काम ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि बिजनेसेस सेटअप हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा हो सकता है। और अभी हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, राइट। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस है, यहाँ पे सर्विसेज नहीं है, या सर्विसेज हैं भी तो उसका एक्सटेंट बहुत कम है। सो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अगर सेटअप होने हैं तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि उनको उनकी लाइसेंसिंग होती है। तो ये सारे प्रोसेसेस किसी भी बिजनेस को सेट करने में जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो वो आप कंपनियों के लिए थोड़ा आसान बनाते हो। ठीक है, सबसे पहले 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 वाज द फर्स्ट वन, ठीक है, जो कि इंडिया में आई है। अब इसमें क्या था, तो इसमें उन्होंने ये बोला, इसमें बेसिकली पूरे इकोनॉमी को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब में क्या क्या था। तो P1, P2, P3, P4, 4 कैटेगरीज में उन्होंने बांटा। और लार्जली सब पे स्टेट का ही कंट्रोल था। स्टेट से मेरा मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट का ही कंट्रोल सबसे ज़्यादा था। तो एक तो जो सबसे पहला इसमें टाइप है वो ऐसा था जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ग्रुप। अब इसमें क्या था, इसमें ऐसी कंपनीज थी या ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशंस थे जिस पे पूरा कंट्रोल इंडिया का ही रहता था। जैसे कि डिफेंस हो गया, उसके बाद वेपन्स हो गए, केमिकल्स हो गए। तो ये सबसे रिलेटेड जो भी कंपनीज थी वो स्टेट ओन करती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती थी। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ नहीं किया गया था। दूसरी इसमें कैटेगरी थी जिसमें पब्लिक और प्राइवेट ये दोनों इन्वॉल्व थे, लेकिन रूल सेटिंग का काम गवर्नमेंट का ही था अगेन। इनफैक्ट ये सबके लिए ट्रू है कि सब में गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व थे उसमें। नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी थी दैट वाज कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं थी, पीएसयू नहीं थी, लेकिन प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा जाता था। लास्ट में ऐसे थे जो तीनों में नहीं आते, कोई छोटी मोटी कंपनी हो तो वो ऑटोमेटिकली P4 में आ जाती थी। बताने का मेरा पर्पस यहाँ पे ये है कि आप देखो कि बहुत हद तक बहुत ज़्यादा कंट्रोल स्टेट का यहाँ पे हुआ करता था। और ये सबसे पहला अटेम्प्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि कोई वो पॉलिसी लेके आए। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड वाले पे, 1956।
1956 में जो आया था तो उसका बेसिस 1948 वाली स्टेटमेंट ही थी, लेकिन हुआ ये कि वो एक एक्ट लेके आ गया। ये एक्ट आया था और इस एक्ट के थ्रू इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में उन्हें आसानी हुई। मतलब ये कि पॉलिसी स्टेटमेंट जो होती है वो एक गाइडलाइन की तरह है, ठीक है, वो विज़न डॉक्यूमेंट है कि कहाँ पे क्या, ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसको इन्फोर्स कराने के लिए आपको किसी एक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो 1956 में जो डॉक्यूमेंट आई थी वो एक्चुअली में एक एक्ट था, ठीक है, जिसको आईपीआर एक्ट बोलते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड रेगुलेशन एक्ट। तो इसके थ्रू क्या हुआ कि जो भी इसमें बातें आई उसको इन्फोर्स कराने के लिए लीगल प्रोविजंस इसमें दिए गए। और इसको ये आप चाहो तो याद कर लो, इसको हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर बहुत सारे लोग इसको बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म ये भी बोलते हैं। इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म। तो आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस में ये सारी बातें हैं, तो आप जिस भी रिसोर्स को फॉलो कर रहे हो उसमें आप देखना ये दिया होगा। इनकेस नहीं दिया है तो आप यहाँ पे उसको नोट कीजिए। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आता है स्टेट कैपिटलिज्म। तो इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, बेसिकली किसी भी अगर हम इकोनॉमी को दो ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड करें तो सबसे पहला होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिज्म या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और दूसरी होती है जिसको बोलते हैं सोशलिज्म या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिज्म ये बोलता है, ये थ्योरी बेसिकली सजेस्ट करती है कि जो मार्केट के फोर्सेज हैं दैट आर, तो दो कि किसी भी चीज़ की प्राइस क्या होगी, ठीक है, और ही डिसाइड करने दो कि किस टाइप के बिजनेसेस किसी भी इकोनॉमी में फंक्शन करेंगे, ठीक है, या फिर एग्जिस्ट करेंगे। सपोज़ कि अगर कोई कंपनी स्टार्ट होगी जो कुछ ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रही है, बना रही है, जिसकी डिमांड अभी है, लेकिन सॉरी, लेकिन आज से 5 साल बाद 10 साल बाद लोग उस जो भी उनका प्रोडक्ट है उसको लोगों ने कंज्यूम करना बंद कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि वो कंपनी फिर फंक्शन कर, राइट। सो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, ये जो दो फोर्सेज हैं ये डिसाइड करेंगे कि मार्केट में क्या होगा। नो डाउट इसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहता है, थोड़ा बहुत तो रहेगा। इनफैक्ट एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन कीन्स। उन्होंने भी ये बात बोली थी कि एक परफेक्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बस पेपर पे एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल हर जगह थोड़ा बहुत होना चाहिए। गवर्नमेंट अगर नहीं रहेगी तो लोगों के लिए फिर सोचने वाला कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कुछ डिग्री तक रहता है गवर्नमेंट का कंट्रोल, लेकिन गवर्नमेंट बिजनेस में डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करती है। वो हो जाता है सोशलिज्म का पार्ट। सोशलिज्म में क्या हो गया, अच्छा, जो मैंने आपको बोला कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मार्केट के फोर्सेज हैं, डिमांड एंड सप्लाई, वो डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। तो उसके लिए इसको हम दूसरे टर्म से भी जानते हैं, दैट इज़ मार्केट इकोनॉमी। तो आप ये वर्ड्स अगर अलग अलग देखना तो कंफ्यूज मत होना, इसकी मीनिंग सेम है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, राइट। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या हो जाता है कि बिजनेसेस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस टाइप के बिजनेसेस एग्जिस्ट करेंगे और किस टाइप के नहीं करेंगे, प्लस किस किस बिजनेस में गवर्नमेंट का डायरेक्टली इंटरफेरेंस रहेगा। बोलना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ मैं कि अगर आप देखो तो मार्केट में एक रेगुलेटर होता है, जैसे बैंकिंग में आरबीआई है, कैपिटल मार्केट में सेबी है। तो रेगुलेटर का होना ज़रूरी है, होना भी चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक्चुअली में रेगुलेटर भी है और अगर वही बिजनेस में भी आ जाए, मतलब कि रेगुलेटर एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये अगर दोनों सेम हो जाए ना तो वो किसी भी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा सही चीज़ नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई हो चाहे सेबी हो, भले ही ऑन पेपर उनको दिखाया जाए और वो हैं भी एक्चुअली फ्री हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और जो पीएसयूज़ थे हमारे, तो वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल होते थे। तो मतलब कि रेगुलेटर और एंटरप्रेन्योर ये दोनों सेम है। अब ये किसी भी मार्केट के लिए आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन किसी भी सोशलिस्ट इकोनॉमी में एग्जैक्टली यही होता है। मतलब स्टेट ही डिसाइड करती है सब कुछ, वही वहाँ पे मार्केट में कम्पीट भी करेगी, उनके पीएसयूज़ होते हैं और वही फिर मार्केट को रेगुलेट भी करते हैं। तो ये फीचर एक्चुअली में सोशलिस्ट इकोनॉमी का है, जहाँ पे गवर्नमेंट ही सब कुछ है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम इसको कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं। सो अगेन ये 4 आपको यहाँ पे कीवर्ड्स मिले, और
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं वापस इस पे कि जो आईपीआर था, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की थी, उसको हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। दूसरे वर्ड्स में इसको बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। मतलब कि कैपिटलिज्म यहाँ पे यूज़ इसलिए किया गया है कि ऐसा दिखाया गया कि बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट में, लेकिन वो सारी स्टेट ओन्ड थी। ठीक है, ओके। तो 1977 हो, 80 हो, 1990 हो, इनमें बहुत सारे चेंजेस नहीं हुए हैं। वो थोड़े थोड़े उस समय के हिसाब से कि किस टाइप के कंपनीज पे फोकस देना है, तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते रहे। फर्दर इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया कि 1948 में जो 4 पार्ट्स थे, जो 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया था, 56 वाले में उसको 3 कर दिया गया। उसका शेड्यूल ए नाम था फर्स्ट वाले का, शेड्यूल ए। सेकेंड था शेड्यूल बी, और थर्ड था शेड्यूल सी। सो इसमें क्या था, शेड्यूल ए में सिर्फ पीएसयूज थी, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे। शेड्यूल बी में पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों थे। शेड्यूल सी में जो छोटे छोटे प्राइवेट कंपनीज हैं वो थे। मतलब कि स्कोप बहुत ज़्यादा दिया नहीं गया प्राइवेट सेक्टर को। ओके, अब हम आते हैं 1991 पे। तो अब तक जितने भी थे पॉलिसीज़ वो सारे बहुत ही सोशलिस्ट नेचर के थे, राइट। सो वहाँ पे स्कोप नहीं था ज़्यादा। फर्दर जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हैं, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो हम मतलब आईएमएफ के पास गए थे बेल आउट के लिए, क्योंकि हमारा डेट बहुत ज़्यादा हो गया था, हम नहीं कर पा रहे थे। तो आईएमएफ ने हमारे सामने बहुत सारे कंडीशंस रखे कि आपको अपने मार्केट को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फिर फॉरेन प्लेयर्स हैं, आप उसके लिए मार्केट ओपन करो, सो दैट आपकी इकोनॉमी बढ़े, आपकी मार्केट की साइज़ बढ़े, तभी आप ये पैसे पे कर पाओगे आईएमएफ को। ये कंडीशंस रखी गई। तो उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, एंड उसी के साथ साथ एक नई पॉलिसी लाई गई जिसमें ये बताया गया कि हम मार्केट को ओपन कर रहे हैं। अब तक जितने भी पॉलिसीज़ थे सब में लाइसेंसिंग है। आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा ये लाइसेंसिंग राज। तो इसका मतलब क्या था ना कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा थी। बिना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्रेक किए आप बिजनेस में नहीं आ सकते थे, राइट। सो यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म की गई। लाइसेंसिंग बहुत हद तक इसके बाद 1991 के डॉक्यूमेंट के बाद ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो इकोनॉमी थोड़े से बेटर शेप में आ रही थी धीरे धीरे। अब अगर आप देखोगे, ये मैं आपको आज के पीडीएफ में दे दूंगा, तो ये एक बहुत अच्छी एनालिसिस है कि किस डॉक्यूमेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ, मतलब जो बैड इम्पैक्ट हुआ है वो इसमें बताया गया है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हम आते हैं आज के आर्टिकल पे कि आज के आर्टिकल में क्या था। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि एक ड्राफ्ट प्रिपेयर हो चुकी है और इसमें सजेशंस मांगे गए हैं लोगों से कि इसमें और हम क्या क्या डाल सकते हैं। जैसे एजुकेशन पॉलिसी आई थी नई वाली, ठीक है, तो उसमें भी लोगों से सजेशंस, कोई भी पॉलिसी आती है जब, तो एक ड्राफ्ट होता है प्रिपेयर। गवर्नमेंट उसमें अपने पहले जो भी उनके थॉट्स हैं, जिस वे में वो मार्केट को लेके जाना चाह रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ को जिसके के ऊपर वो पॉलिसी है, गवर्नमेंट अपनी सारी बातें रखती है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट ओपन होता है सजेशन के लिए, लोगों से फीडबैक लिया जाता है कि इसमें और हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं या फिर क्या चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट फेज में, जब ये फाइनल आएगा तब भी हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसमें ये बताया गया कि एक नया DFI, ये दोनों एक्चुअली सेम है, एक नया DFI दैट इज़ डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये एक तरह का बैंक ही है, लेकिन इसका काम ये है ना कि जो मार्केट में कंपनीज है जो कि बिजनेस करना चाह रही हैं, उनको लेंड करने का काम करती हैं, ठीक है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करती है। ये वैसे बैंक नहीं है जो कि हमसे आपके जैसे लोगों से, जो कि हम मतलब कि जो रेगुलर ऐसे कस्टमर्स होते हैं उनसे डिपॉजिट्स रिसीव नहीं करते। ये इनका काम बस ये है कि कंपनीज को लोन देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एक होता है मीडियम टर्म जो कि 1 to 5 ईयर है, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म जो कि 5 से बढ़ के 10 हो सकता है आराम से, ठीक है। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, ठीक है। तो इनका सोल पर्पस ये है कि कैसे वो बिज़नेस को फैसिलिटेट करें। तो एक नया DFI बनाने की बात हो रही है जिसमें कि टेक्नोलॉजी फंड होगा जो कि IT सेक्टर की कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है जिसकी वजह से इसकी क्रिटिसिज्म भी हो रही है। बोला ये जा रहा है कि ये DFI फॉरेक्स रिजर्व को, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है जो RBI के पास रहता है, तो फॉरेक्स रिजर्व को कोलैटरल की तरह यूज़ करके और तब लोन देगी। मतलब कि DFI के पास पैसा तो खुद से नहीं आएगा, हो सकता है स्टार्टिंग में गवर्नमेंट इसको पैसे दे दे, बट डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए और फर्दर बहुत सारे कंपनीज़ को लोन देने के लिए इनके पास पैसे होने चाहिए। तो इनका ये बोलना है, पॉलिसी में ये लिखा हुआ था कि जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको यूज़ करके ये DFI लेंड किया करेगी।
अब प्रॉब्लम क्या है कि फॉरेक्स को फिनांस के लिए यूज़ करना ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि फॉरेक्स आरबीआई अच्छे खासे जो हमारा रुपी डॉलर या फिर दूसरी जो करेंसीज हैं उनके बीच है ना, उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए। जब भी रुपी की वैल्यू बहुत डाउन जाती है, तब क्या होता है कि आरबीआई उनके पास जितना डॉलर रिजर्व है सेल करते हैं, सो दैट अगर सेल करेगी तो मतलब कि आरबीआई को रुपी में पेमेंट होनी है। तो जब रुपी में पेमेंट होती है आरबीआई को, तो जो रुपी का अभी है एक रिजर्व होता है या फिर सप्लाई होती है, वो सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने डॉलर बेचा है तो आरबीआई को रुपी जाएगी। ठीक है। अब किसी भी मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाए अचानक से, तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप ये चीज़ याद रखना, इकोनॉमिक्स में हमेशा ऐसा होता है कि स्कार्स रिसोर्सेज की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। तो अगर मार्केट में रुपये की वैल्यू कम हो रुपये की सप्लाई कम हो जाए, तो फिर रुपये की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व को बहुत स्मार्टली यूज़ करता है। अब अगर डीएफआई फॉरेक्स को यूज़ करने लगे, तो आरबीआई के पास जो अमाउंट है वो फिर कम हो जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। तो इसी चीज़ को लेके क्रिटिसिज्म किया गया है आर्टिकल में। दूसरा ये बताया गया है जो कि डॉक्यूमेंट में था, ड्राफ्ट में था, वो ये कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट भी ओपन किया जाएगा स्मॉल कंपनीज़ के लिए। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है ना, कि वैसी लार्ज कंपनीज़ जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, रेटिंग बहुत अच्छी है, वही कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्मॉल कंपनीज़ जिन्होंने अभी बिजनेस जस्ट स्टार्ट किया है, जिनका रेवेन्यू साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वो अलाउड नहीं है इसमें। अब अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को ओपन कर दिया जाएगा, तो इनके पास फर्दर फंड रेजिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। एक अच्छा मार्केट वो होता है इसमें कैपिटल रेज करने के लिए आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हों, ठीक है। जहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस हैं, वहाँ पे मार्केट कभी भी इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाती। दैट्स वाई ये कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को भी ओपन किया जाने वाला है, अभी तक है नहीं। तो ये कुछ ब्रॉड पॉइंट्स थे जो आर्टिकल में थे, इसके अलावा कुछ बहुत सब्सटेंशियल नहीं है सब, ठीक है। तो आई होप कि अभी मैंने आज आपको बस एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन आप इस चैप्टर को, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसके ऊपर आपको चैप्टर मिलेगा, वो आप रीड करना अच्छे से और उसको पढ़ के आना ढंग से, ठीक है। तो वीडियो का कंटेंट जो भी था ब्रीफली हमने किया डिस्कस। अगर वो पसंद आया तो लाइक कीजिए इसको, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।